Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning that Influences You by Avneet Kaur. First, we will discuss the syllabus of class 12th accountancy. Two parts में accountancy इसका divide है part 1 and part 2. Then हम part 4 में देखेंगे कौन-कौन से topics हमें पढ़ने हैं. Chapter 1 Accounting for Not for Profit Organization. इसमें हम पढ़ेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे होते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे मेंटेन होता है, बैलेंस शीट कैसे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस, ये सब टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे. फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स, बेसिक्स कंसेप्ट्स. इसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, rights of partners, special aspects of partnership, accounts, past adjustments, final accounts, guarantee of a profit to a partner. ये सब टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे. फिर चैप्टर 3 है हमारा जहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये पढ़ेंगे. मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल, adjustments, change in profit sharing ratio among the existing partners. ये सब टॉपिक्स हम चैप्टर 3 में कवर करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 जहाँ पे जिसका टॉपिक है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर. इसमें हम कवर करेंगे ascertaining the amount due to retiring deceased partner, gearing ratio, treatment of goodwill, death of a partner, adjustment of partner's capital account, adjustment of accumulated profit and losses. ये सब टॉपिक्स हम यहाँ कवर करेंगे. फिर चैप्टर 5 है पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है रिजोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, रिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रिजोल्यूशन ऑफ फर्म, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. ये टॉपिक पूरा हमारा हो गया पार्टनरशिप का, और ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है. यहाँ पे पार्ट 2 सिलेबस का जो है उसमें चैप्टर नंबर 1 है हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. यहाँ पे फीचर्स ऑफ अ कंपनी के डिस्कस करेंगे, काइंड्स ऑफ कंपनीज, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनीज, नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फीचर ऑफ शेयर्स. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसे यहाँ पे कवर करेंगे. फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. यहाँ पे मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स, distinctions between share and debenture, types of debentures, issue of debentures for consideration other than cash, redemption of payment in lump sum, ये sinking fund method, ये सब टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे. फिर है चैप्टर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी. यहाँ पे हम मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स, यूजर्स, लिमिटेशंस. नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 जहाँ पे हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, meaning of analysis of financial statement, objective, significance, common size statement, limitation of financial analysis. Next chapter है chapter 5 accounting ratio. यहाँ पे meaning, objective, advantages, disadvantages, ये सब topics पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे types of ratio जो कि होते हैं liquidity, solvency, activity और turnover, profitability ratio. Last chapter है जो हमारा पार्ट 2 का प्लस हमारी पूरी अकाउंटेंसी का लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहाँ पर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पढ़ेंगे. तो ये रहा हमारा पूरा सिलेबस. हमें ये सारे यूनिट्स कंप्लीट करने हैं. सिलेबस बहुत लेंदी है तो हम टॉपिक पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इस टॉपिक्स को कवर करेंगे. आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, बेसिक कंसेप्ट. पहला टॉपिक है नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म. देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस इन अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न. Only one man invests capital, undertakes risk, involved in the business and controls the whole affairs of the business, but it is generally limited. Therefore, some persons combine and enter into an agreement to form a partnership to overcome the limitation of sole proprietorship. हमने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एक सोल पर्सन यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन जब अपना बिजनेस सेटअप करता है तो वो उसको अकेले ही एवरीथिंग वो बियर करता है. ही बियर्स एवरीथिंग, चाहे वो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे रिस्क हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, जो भी हो वो सिंगल पर्सन ही बियर करता है.
पर जब और रिसोर्सेज इसकी वजह से उसके पास बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज, स्किल्स, सब कुछ बहुत लिमिटेड फॉर्म में अवेलेबल होता है। बट यही अगर 2-3 पर्सन्स कंबाइन हो जाए और एक एग्रीमेंट बनाए कि वो पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, तो वो काफी प्रोडक्टिव बिजनेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए, बी एंड सी 3 पर्सन हैं, तीनों फ्रेंड्स हैं। ए के पास जो है वो काफी अच्छा बिजनेस माइंडसेट है उसके पास, कि वो बस उसके पास पैसों की कमी, कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास कैपिटल नहीं है, रिसोर्स नहीं है, पर काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है उसके पास। वहीं बी है, उसके पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं है पर कैपिटल इनफ है उसके पास। सी जो है वो उसकी स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, वो काफी इजिली कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पर तीनों की जो स्किल्स हैं या तीनों के पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल है वो डिफरेंट है। तो अगर ये तीनों कंबाइन होकर एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करें तो वो काफी प्रोडक्टिव होगी। इसमें 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, तीनों को एक बिजनेस स्टार्ट करने का मिलेगा, उसका कैपिटल इन्वेस्ट होगा, वो अपनी स्किल्स का यूज करके बिजनेस को आगे रन कर सकता है, और ए अपनी बिजनेस आइडिया से और बिजनेस को इनहांस कर सकता है। तो जब हम पार्टनरशिप में आते हैं तो वो काफी प्रोडक्टिव बिजनेस हो जाता है हमारा, और इससे लोगों के पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो थोड़े अनलिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि अगर कल को फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो इन तीनों पार्टनर्स अपने अपने घर से भी इन्वेस्ट करते हैं, अपने घर से भी पैसा लगाते हैं उस बिजनेस पे, उस पार्टनरशिप फर्म पर। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी यहाँ पे कि पार्टनरशिप फर्म को लाने का कंसेप्ट क्यों था और क्या लिमिटेशन थी। मेन रीजन था कि जो ये लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप पे, उसको ओवरकम किया जाए पार्टनरशिप फर्म के थ्रू। अब आते हैं कि एक्चुअल डेफिनेशन हमारे एक्ट में क्या लिखी हुई है पार्टनरशिप की। डेफिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन याद रखना, और साथ में एक्ट, कौन से ईयर में ये एक्ट बना था। सेक्शन 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो पार्टनरशिप है वो रिलेशनशिप है बिटवीन 2 पर्सन के, बिटवीन पर्सन्स का रिलेशनशिप है। ये अभी हमने जाना 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके जब एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप में आके एक बिजनेस रन करते हैं तो वो तो ठीक है, रिलेशनशिप है, ये हमें समझ आया। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड। जब हम पार्टनरशिप में आएंगे तो हम एग्री करते हैं कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड हमें प्रॉफिट्स होंगे या लॉस भी हो सकते हैं वो हम शेयर करेंगे आपस में। ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस जो रन करेगा वो एक सिंगल पर्सन भी कर सकता है और वो तीनों पार्टनर्स मिलके भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी एग्जांपल आपको दिया था ए, बी एंड सी वाला, तो ये तीनों मिल के सारे अफेयर्स जो भी होंगे बिजनेस अफेयर्स वो करेंगे कि कहाँ से डीलिंग करनी है, किस कंपनी के साथ डील करना है, कहाँ से गुड्स परचेज करने हैं, कहाँ सेल करना है, क्या रेशियो रखना है प्रॉफिट मार्जिन का, एवरीथिंग या तो कोई एक सिंगल पर्सन, सिंगल पार्टनर भी डिसाइड कर सकता है या तीनों पार्टनर्स मिलके कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से रीड करती हूँ। Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। नेक्स्ट टॉपिक जो है आज का हमारा वो है essential elements of a partnership। पहला है 2 or more person, there must be at least 2 persons। The Partnership Act is silent about the maximum number of partners, but Section 464 of the Companies Act 2013 has now put a limit of 50 partners in any association or partnership firm। जो essential elements हमारे पार्टनरशिप के वो पहला है 2 or more person, 2 या 2 से ज्यादा। तो मिनिमम 2 पर्सन है, मैक्सिमम वैसे पार्टनरशिप एक्ट में कुछ भी ऐसा क्लॉज नहीं है कि कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं किसी बिजनेस में, पर कंपनीज एक्ट 2013 464 सेक्शन के अंदर, सेक्शन 464 के अंदर ये मेंशन किया गया है, उन्हें वहां पे एक लिमिट लिखी है कि 50 पार्टनर्स से ज्यादा किसी भी एसोसिएशन और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। The agreement can be either oral or in writing,
The agreement forms the basis of mutual rights and duties of our partners. अब बात आती है एग्रीमेंट की क्यों जरूरत पड़ती है। एग्रीमेंट से हमें पता चलता है कि क्या म्यूचुअल राइट्स है हमारे बिजनेस, जो भी पार्टनरशिप फॉर्म हम स्टार्ट कर रहे हैं, हर एक पार्टनर की क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं। अगर कल को कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती तो वो इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे जाके देख सकते हैं कि क्या क्या क्लॉजेस मेंशन थे। क्या अगर कोई पार्टनर कल को फ्यूचर में लोन अगर उसने दिया है, कोई डिमांड्स अपनी करता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए या मैं लॉस शेयर नहीं करूँगा या रेशियो मेरा चेंज कर दो, मुझे ज़्यादा रेशियो दो प्रॉफिट का, ऐसे अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या क्वेरल होते हैं फ्यूचर में तो उससे बचा जा सकता है और एग्रीमेंट से आप बच सकते हो। एग्रीमेंट जो है ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। Partnership can be formed for the purpose of carrying on some business with the intention of earning profits and such business must be legal. हमारे बिजनेस सेटअप करने का सोल पर्पस ही होता है प्रॉफिट अर्न करना। ये सब हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं और हम सबको पता है हर एक बिजनेसमैन का सोल पर्पस है, हर एक बिजनेस का सोल पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना। हम बिजनेस स्टार्ट ही इसीलिए करते हैं कि हम प्रॉफिट को अर्न कर सके। प्रॉफिट को अर्न करने से के साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो भी बिजनेस वो लीगल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस के लिए पहली बात तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा ही नहीं, वो पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू वो लीगल भी नहीं है। हमेशा बिजनेस लीगल और उसका मेन पर्पस क्या हो, टू अर्न अ प्रॉफिट। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा एसेंशियल एलिमेंट का वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। द एग्रीमेंट between the partners must be aimed at sharing the profits of the business, but it is not necessary that all the partners should share losses. It may be agreed between partners that one or more of them shall not be liable for losses. जो भी हमारा एग्रीमेंट होता है, जब हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो हम इसी चीज पे एग्री करते हैं कि कल को फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो हम शेयर करेंगे और लॉसेस को भी, क्योंकि प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं लॉसेस भी हो सकते हैं। बिजनेस में रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है, बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं है, बट ये जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टनर लॉस शेयर करे। अब ये कब होता है, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे एग्रीमेंट में पहले से मेंशन किया गया है कि ये पार्टनर, मान लो ए बी सी तीन पार्टनर थे, अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, तो उसमें बी ने पैसा ज्यादा लगाया है, मेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो उसी ने की है, तो कल को वो तीनों एग्री करते हैं अगर तीनों पार्टनर्स कि बी को लॉस, कोई भी अगर लॉस होता है फ्यूचर में तो बी बियर नहीं करेगा, वो ए और सी करेंगे। अगर वो ऐसा क्लॉज तीनों पार्टनर्स एग्री करते हैं और एग्रीमेंट में मेंशन है हमारे, तो कल को अगर फ्यूचर में कोई भी लॉस हो रहा है तो बी उसको बियर नहीं करेगा, बी सिर्फ प्रॉफिट ही लेगा, लॉसेस को बियर नहीं करेगा, प्रॉफिट ही अर्न करेगा, लॉसेस इनकट नहीं करेगा वो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। एन एजेंट because he can bind the other partners by his act, and principal because he himself can be bound by the acts of other partners. इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर है ए बी सी तीन पार्टनर है, वो तीनों प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट भी हैं एक दूसरे के लिए। प्रिंसिपल कैसे हैं, एजेंट कैसे हैं, मेन तो ये प्रिंसिपल तो ऑब्वियसली है ही है क्योंकि तीनों ने पैसा लगाया, तीनों का बिजनेस है, तीनों की इन्वॉल्वमेंट है। एजेंट इसलिए भी है क्योंकि वो अदर पार्टनर्स को बाउंड करेंगे। अगर कोई एक सिंगल पार्टनर, मान लो बिजनेस आइडिया एक का ज्यादा अच्छा था, तो जो भी बिजनेस के अफेयर्स हैं, जो भी बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो भी डिसीजन लेने वो ए लेता है, तो कल को अगर ए किसी एफ नाम के पर्सन के साथ डीलिंग करता है और अगर कल को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती तो बी से ये नहीं कह सकते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, नहीं, क्योंकि वो पूरे फर्म को बाउंड करता है और जब पूरे फर्म को बाउंड कर रहा है तो पार्टनर्स को भी बाउंड कर रहा है, तो एक तरह से एक दूसरे के एजेंट की तरह भी वो काम करते हैं। लास्ट पॉइंट जो एसेंशियल एलिमेंट है हमारा वो ये है कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट मीन्स दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस फर्म। यहाँ पे भी वही मतलब है कहने का कि एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स को भी बाउंड कर देता है, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन हुआ है, कोई भी हमने डिसीजन लिया उसको वो बाउंड करता है। अब
एक सिंगल पार्टनर अदर पार्टनर्स को भी बाउंड करता है, साथ ही साथ पूरे बिजनेस फर्म को भी बाउंड करता है। तो आज हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा? पहले हमने पढ़ा कि हमें पार्टनरशिप फर्म की नेचर पढ़ा कि पार्टनरशिप फर्म का कंसेप्ट लाने का रीजन क्या था, नेचर क्या है उसका। सेकंड पढ़ा हमने डेफिनेशन क्या थी पार्टनरशिप फर्म की, जो हमारे एक्ट के अंदर लिखी गई है 1932 एक्ट के अंदर, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और डेफिनेशन जब भी एग्जाम में पूछी जाएगी तो आप एज इट इज लिखेंगे, आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते क्योंकि वो एक्ट में लिखी हुई है, तो इसलिए प्लीज ध्यान से पढ़िएगा उसको। तो जो भी डेफिनेशन जैसी एज इट इज लिखी हुई है उसको हम वैसे ही लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़े एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े, हमने पार्टनरशिप फर्म के 6 एलिमेंट्स थे हमारे, हमने उसको पढ़ा। अब हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है राइट्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर्स के पास क्या क्या राइट्स होते हैं? पहला राइट, एवरी पार्टनर हैज द राइट्स टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विद द अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। हर एक पार्टनर का राइट है, अधिकार है कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जो भी एग्रीड रेशियो डिसाइड हुआ है उनके बीच में उसमें वो शेयर करें, या लॉसेस है उनको शेयर करें। ये हर एक पार्टनर का राइट है और ये राइट ना उनसे कोई छीन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हम अगर ABC 3 पार्टनर्स हैं तो इनमें से कोई भी पार्टनर डिसीजन ले सकता है, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन है ले सकता है। A B को मना नहीं कर सकता, B C को नहीं कर सकता, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। हर एक पार्टनर का राइट है कि वो पार्ट ले कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, जो भी बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं उसमें वो पार्ट ले। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमारा, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कंसल्टेड इन द मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। उसका राइट है कि वो अपना कंसल्ट दे जो भी मैटर है रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस का। फोर्थ पॉइंट, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ बिजनेस। मान लो अगर एक सिंगल पार्टनर ही रन कर रहा है बिजनेस, मतलब मेन ज्यादातर सारा जो भी मैटर्स हैं वो A बियर करता है, A डील करता है उन सबसे, मतलब तो कल को B और C को आप रिफ्यूज नहीं कर सकते कि मैं तुम्हें कॉपीज नहीं दिखाऊंगा बिजनेस रिलेटेड, नहीं। B और C का राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सकें कि चीजें स्मूथली चल रही है, सब लीगल वे में है कि नहीं है। उनको कॉपी चाहिए बिजनेस की तो वो बिल्कुल ले सकते हैं, बुक्स ऑफ बिजनेस बिल्कुल ले सकते हैं, उनका राइट बनता है। यू कैन, मतलब कि आप ज्यादा डील नहीं कर रहे हो बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको ये राइट आप उनसे ले लोगे कि आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हो कॉपीज को। ये राइट है उनके पास कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 है हमारा, एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड हर एक प्रॉपर्टी में हर एक पार्टनर का राइट है, वो जॉइंट ओनर है हर एक चीज के, हर एक प्रॉपर्टी के। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 6, इफ अ पार्टनर हैज गिवन अ लोन टू द फर्म ही हैज अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड इट इज पेड एट द रेट 6% पर एनम। ये बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट पूरे चैप्टर में रिवॉल्व करेगा और इसको याद कर लीजिए, इसको बहुत अच्छे से समझिए। इसमें कहने का मतलब ये है कि ABC पार्टनर्स जो हैं इन्होंने ABC पार्टनरशिप फर्म खोली थी। अब क्या हुआ कि फ्यूचर में पैसे की जरूरत थी, तो जो B है उसने कैपिटल नहीं इन्वेस्ट किया, उसने क्या किया, लोन दे दिया पार्टनरशिप फर्म में कि 1 लाख का लोन की जरूरत थी और उसने दे दिया। अब अगर ये चीज हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन है कि अगर कल को कोई पार्टनर लोन देता है पार्टनरशिप फर्म में तो उसको कितना रेशियो देना है, अगर जो मेंशन रेशियो है हमारे एग्रीमेंट में तो हम उतना ही रेशियो, उतना ही इंटरेस्ट देंगे। मतलब अगर 10% पर एनम इंटरेस्ट लिखा है तो उतना उसको देंगे इंटरेस्ट। पर अगर ये क्लॉज मेंशन नहीं है हमारे एग्रीमेंट में और कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते अदर पार्टनर्स। मैं फिर से इसको समझा रही हूं, अगर एग्रीमेंट में मेंशन है कि फ्यूचर में कोई भी पार्टनर लोन देगा पार्टनरशिप फर्म में तो इतना इस रेशियो का इंटरेस्ट मिलेगा उसको, तो आप दोगे ही दोगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपके एग्रीमेंट में मेंशन है। अगर ये क्लॉज मेंशन नहीं है हमारे एग्रीमेंट में और फ्यूचर में हमें लोन की जरूरत थी, हमें पैसे की जरूरत थी कैपिटल की,
तो एक पार्टनर ने लोन दे दिया और उसने जब लोन पे इंटरेस्ट मांगना चाहा तो आप डिनाई नहीं कर सकते अदर पार्टनर्स, उनको लोन पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम देना ही देना होगा। ओके, तो आज का हमारा टॉप क्लास जो है यहीं पे कंप्लीट होती है। आज हमने 3 टॉपिक्स पढ़े। मेन पढ़ा हमने कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन, एलिमेंट्स एंड राइट्स ऑफ अ पार्टनर। तो इन टॉपिक्स को आप रिवाइज कीजिए। जहाँ भी कोई डाउट है, कुछ ना समझ आई हो लाइन, तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मैं इस पे फोकस करूँगी कल कि आपको फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए और उसको और क्लियर करूँगी आपके नेक्स्ट वीडियो में। Just a friendly reminder, whatever you do, do the best. Everything else will take care of itself. Believe in yourself. Guys, आप भी वीडियो देखिए, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसको। काफ़ी कुछ आप 11th में भी पढ़ चुके हो तो उतनी प्रॉब्लम शायद नहीं फेस करोगे। फिर भी कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी वर्ड नहीं समझ आया कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, कोई एलिमेंट नहीं समझ आया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपनी सजेशंस एंड फीडबैक देना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और हाँ, नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि कोई भी ऐसी नई वीडियो जो मैं अपलोड करूँ आपसे मिस ना हो। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।